हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यार स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जो है पेपर पड़े हुए हैं, और लास्ट टाइम जो हुआ था एग्ज़ाम उसका भी पेपर पड़ा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारी ई बुक्स पड़ी हैं जहाँ कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में पूरा कंप्लीट करने का, और पूरा वन शॉट में ही हम करेंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, और एक अच्छी और बात है कि मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग की मैकेनिज्म बताने वाला हूं, थोड़ा अलग तरीके से मैंने उसको लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना। आई थिंक एक कलर सही रहेगा। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, respiration is the transport of oxygen from the outside environment to the cell, outside environment to the cell, and within tissue, and the removal of the carbon dioxide in the opposite direction to the environment by the respiratory system। ठीक है, अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम की, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, रिस्पायरेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल। मतलब जो हम ऑक्सीजन या एयर को अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, और उसका जो सेल और टिश्यू तक पहुंचना, उसके बाद जो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड होती है टिश्यू टू सेल टू लंग्स एंड बाहर आने की प्रक्रिया, यानी क्रिया, हिंदी में कहें तो क्रिया को, मतलब इस अंदर ऑक्सीजन को अंदर जाने और बाहर आने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रिस्पायरेशन की डिफिनेशन। अगर आप लिखना चाहें, अगर आपको रिस्पायर फिजियोलॉजी या रिस्पायरेटरी सिस्टम पूछता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रिस्पायरेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल एंड विद इन टिश्यू, and the removal of the carbon dioxide in the opposite direction to the environment by the respiratory system। ठीक है, हम इसके क्या करते हैं, इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि मतलब ऑक्सीजन कितनी, ये तो वेल नोन है, सबको पता ही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस कैसे लेते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, टू स्टेजेस में होता है। मैंने ऑलरेडी लिख रखा टू स्टेज। इसमें होता है इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन को अंदर लेने को हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और बाहर निकालने क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसमें होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ द एयर into and out the lungs is carried out creating a pressure gradient। इसमें gradient between the lungs and atmosphere, उसमें क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख रखा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इसमें क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें क्या करता है कि इंक्रीज करता है। तब क्या होता है, इंस्पायरेशन की क्रिया होती है। जब अंदर का जो प्रेशर होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात करें, जो अंदर का प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है। वो कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे होता है, उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एटमॉस्फेयर जो एयर है बाहर की साइड वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा कि एयर अंदर की साइड जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। इसके बाद क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसमें क्या होता है कि जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करता है, उसमें क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी है उसका डायमीटर कम होता है, रिब्स नीचे जाती है, डायफ्राम ऊपर आता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ऑक्सीजन भी बाहर आती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, तो यह हो गया आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे एक साइड, इसमें क्या क्या हेल्प करता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम। सबसे पहले डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, डायफ्राम में कॉन्स्ट्रक्शन होगा, उसके साथ में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन द
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में भी कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजेज इन एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा डायफ्राम का। और इस इधर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजेज इन डार्सो वेंट्रल डायमीटर, डार्सो वेंट्रल, डॉर्सल पता है आपको, जो पीछे की साइड होता है वो डॉर्सल होता है, आगे की साइड होता है वेंट्रल। इसका क्या होगा कि जब हम लेते हैं इंस्पायरेशन करते हैं तो डायमीटर इसका इंक्रीज करता है, ठीक है, डायसो वेंट्रल डायमीटर इंक्रीज करेगा। और क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करेगा आपका डायाफ्राम का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज कर जाएगा, जो थोरेक्स है उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। अगर ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पूछी जाती तो आप इंस्पायरेशन में ऐसे फ्लो डायग्राम बना के लिखोगे, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन क्या होता है, इसको मैंने भी फ्लो डायग्राम से बता के रखा है आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक रिकॉइल्स ऑफ लंग, मतलब मसल्स जो होंगी थोरैक्स की वो क्या करेंगी, जो चेस्ट की मसल होंगी रिलैक्स करेंगी। और क्या होगा, जो लंग्स है उसमें क्या होगी, एल्वुलाई जो है रिकॉयल होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बोथ एंटीरियो पोस्टीरियर एज वेल डार्सो वेंट्रल डायमीटर डिक्रीज, क्या होगा इसमें, डायफ्राम का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा उसमें इंक्रीज कर रहा था, इसमें डिक्रीज करेगा। इसमें क्या हो रहा है, डार्सो वेंट्रल डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा उसमें इंक्रीज कर रहा था। इसके बाद क्या होगा, फिर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इज डिक्रीज, जो थोरैक्स का वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मैंने पहले बताया इंटरपल्मोनरी प्रेशर जब इंक्रीज कर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा कि अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साथ में और अन्य गैसेस बाहर आ रही हैं वो बाहर आ जाएंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। फिर से हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सारी जो सब कुछ है यही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से पूछा जाएगा, नहीं तो आपका जो आपके रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी कैपेसिटी से पूछा जाता है, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर की बात में सबको पता है, ऑक्सीजन 21% होती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, नाइट्रोजन 7.8% होती है, 78% होती है, और अदर इनर्ट गैसेस जो 1% होती हैं। और ऑन ब्रीदिंग आउट ऑफ एक्सपायरेशन ईयर है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 16% होती है और 4% केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अगर जब हम क्या करते हैं कि एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की साइड चलते हैं हम। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है, कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो मैकेनिज्म वो दो तरीके से हो सकती है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और क्या होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, मतलब लंग्स से ब्लड में जाने को क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ब्लड टू टिश्यू, टिश्यू टू ब्लड तक जाने को हम बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इमेज ब्लर है, दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, वरना इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट आप इतना जान लो कि ब्लड टू टिश्यू को इंटरनल और लंग्स टू ब्लड जाने को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे की साइड चलते हैं हम, रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है जो चीज़ें, अभी वो चीज़ें अब यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। इसमें क्या है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड क्या होगा, एंड मूव डाउन, ठीक है, वो नीचे की साइड जाएगा, वाइल द इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरकोस्टल जो मसल्स होंगी डार्सल वेंट्रल की वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एंड राइज द रिप्स, रिप्स जो है ऊपर की साइड आएगा, उसका जो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दिस इज द इंक्रीज साइज ऑफ थोरैक्सिक कैविटी, थोरैक्सिक कैविटी मैंने ऑलरेडी बता दिया, थोरैक्सिक कैविटी इंक्रीज करती है एंड डिक्रीज द प्रेशर इनसाइड, क्या होता है, इंटर जो पल्मोनरी प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इंक्रीज करता है तब क्या होती है, एयर अंदर आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इंस्पायरेशन में, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायाफ्राम होता है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, ठीक है।
और क्या होती है असेसरी मसल और सेकेंडरी मसल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है इंस्पायरेशन में, स्टर्नोमेस्टोइड मसल, स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स, नेक एंड बैक मसल। स्टर्नोमेस्टोइड मसल की बात करें तो कान के पास होती है, ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है आपके इंस्पायरेशन में, हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपायरेशन में, ऑलरेडी मैंने बता दिया है एक्सपायरेशन के बारे में, फिर भी एक बार बता देते हैं। एक्सपायर इसमें क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर बढ़ रहा था वो डिक्रीज करेगा, और क्या होगा, एंड मूव अप, मतलब वो क्या होगा, ऊपर की साइड आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा, ऊपर आएगा, ठीक है। एंड वाइल द रिप्स मूव डाउन, जो रिप्स होंगी आप ये जो थोरेक्सिक रिप्स होंगी वो नीचे की साइड आएंगी, ठीक है। तब क्या होगा, डाउन एंड डिक्रीज द साइज ऑफ थोरेक्सिक कैविटी, जो थोरेक्सिक कैविटी है उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तब क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तब क्या होगा, इंक्रीज इन द प्रेशर इनसाइड एंड डिक्रीज आउटसाइड प्रेशर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, एयर आउट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। इसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल इन्वॉल्व होती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ इसमें आपको। ये आपकी इंस्पायरेशन हो रहा है और एक्सपायरेशन हो रहा है। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि देखिए डायफ्राम नीचे जा रहा है, इसका डायमीटर क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इधर इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये आपकी पेक्टोरस माइनर मसल्स है। अब स्टेर्नोमेस्टोइड मसल यहाँ पे है, यहाँ एयर अंदर जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉर्सोवेंट्रल डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्सपायरेशन हो रहा है। और इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डायफ्राम ऊपर की साइड आ रहा है, इसका डायमीटर कम हो गया, ऊपर की साइड आ रहा है। इन डॉर्सो वेंट्रल जो मसल्स डायमीटर है वो भी कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या ये रिप्स क्या है, नीचे आ रही है, ठीक है। तब क्या होगा कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो डिक्रीज हो गया है, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ऑक्सीजन बाहर की साइड आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपायरेशन, ठीक है। आगे साइड चलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या होगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और लंग फंक्शन टेस्ट are useful in assessing the functional status of the respiratory system, and these tests involve the measurement of the lung volume and lung capacity। इसका जो हम क्या करते हैं, लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी को चेक करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, द एयर इन लंग्स इज क्लासीफाइड इन टू डिवीजन, इसमें टू डिवीजन में क्लासीफाई किया गया है। इसमें क्या है, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी में, ठीक है। लंग्स वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे और लंग्स कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर कैरिड आउट द मोस्टली बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। जब भी हम कोई पेशेंट क्या होता है कि आता है वार्ड में एडमिट होने के लिए, सबसे पहले वाइटल साइन लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा आप, इतना छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो उंगलियों में लगा देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सबको पता ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, क्लिनिकल ड्यूटीज कर रहे होंगे, या पहले से पता होगा स्पायरोमीटर क्या होता है। उसमें क्या करते हैं हम कि ऑक्सीजन सेचुरेशन को सबसे पहले हम चेक करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, ठीक है, तो उसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं, या पल्स ऑक्सीमीटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका टोटल लंग कैपेसिटी ये है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम है, फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यूम है, टाइडल वैल्यूम है, वाइडल कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ब्लर है ये, ठीक है। हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, लंग्स वैल्यूम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। लंग्स वैल्यूम की बात करें सबसे पहले तो आता है टाइडल वैल्यूम। टाइडल वैल्यूम जो होता है, जो नॉर्मली हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसी को हम टाइडल वैल्यूम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज द वैल्यूम ऑफ द एयर दैट मूव इनटू द लंग्स विथ ईच इंस्पायरेशन, इट इज अबाउट 500 ml इन एडल्ट। एडल्ट में क्या होता है, 500 ml होता है, ठीक है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करें हम अगर, तो इसमें क्या होता है, इट इज द एयर expired with a maximal expiratory effort in excess of the tidal volume is about 3 to 3.3 लीटर, यानी कि 35 ml के आसपास होता है। इसमें क्या करते हैं कि एडिशनल जो पर्सन है क्या करता है कि जो टाइडल वॉल्यूम, यानी कि जो नॉर्मल हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उसके बाद फोर्सफुली जो भी
ऑक्सीजन अंदर लेता है उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब नॉर्मली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml बाहर ले रहे हैं निकाल रहे हैं, उसके बाद जो फोर्सफुली जैसे निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाई फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अबाउट क्या होता है 1000 ml के आसपास होता है, 1 लीटर के आसपास भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें, रेजिडुअल इट इज द एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेटरी थ्री इफर्ट या अबाउट 1.2 लीटर इन मेल्स एंड 1.1 लीटर इन फीमेल्स, यानी कि 1200 ml मेल एंड 1100 ml फीमेल। इसमें क्या होता है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर लंग्स में रह जाती है उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, लंग्स कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद लंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के बारे में मैं बता दूं आपको, इसमें क्या होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इच पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेट करने के बाद जो भी ये मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेट मतलब बाहर निकालने के बाद जितना भी ऑक्सीजन अंदर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या होता है, अगर वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, वाइट ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी आप ये याद रखो या ना रखो इसकी डिफिनीशन। ठीक है, इसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें 6 लीटर यानी कि 6000 ml होती है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है टोटल। ठीक है, और इसमें क्या होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस साथ में वाइटल कैपेसिटी भी ऐड कर दें तो इन चीज़ों को आप ऐड करेंगे जो भी वॉल्यूम आएगा वही होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट पर्सन कैन ब्रीथ बिगिनिंग एट द रेस्टिंग रिस्पायरेशन लेवल एंड डिक्रीज डिसेंडिंग द लंग्स इन मैक्सिमम अमाउंट। एन अदर वे मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब क्या है कि एक नॉर्मल जो है एक्सपायरेशन के बाद जितना भी एक मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर ले रहा है एक पर्सन उसी को एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में, इसमें आपकी टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया आपका 500 ml। ठीक है, इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया आपका जो हो गया 3500 ml। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात करें, इट इज अमाउंट ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना जो वॉल्यूम रह जाता है लंग्स में उसी को हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें क्या होगा आपका रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम होगा आपका 1200 ml। ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1000 ml। ठीक है, आपका जितना भी होगा 2200 ml के आसपास आएगा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका हो गया वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद क्या होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करें उससे पहले मेरे पास एक और चीज़ है बात करने के लिए, आपको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, उससे आप इजीली समझ पाओगे कि ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, कितनी अमाउंट में अंदर जाती है और कितनी बाहर आती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये यहाँ पर छोटा सा मैंने डायग्राम बना रखा, थोड़ा सा मेरा डायग्राम में हार्ड टाइट है फिर भी आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये है आपका एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर ये अंदर की साइड आ रही है और एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, ये बाहर की साइड। इसमें क्या होगा जो एटमॉस्फेयर में जो होती है ऑक्सीजन उसमें उसका प्रेशर कितना होता है और जो होता है जो टिश्यू में होती है उसका प्रेशर कितना होता है, सारे के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो इसका प्रेशर हम मापते हैं एम ऑफ एच जी में, ठीक है। सबसे पहले एल्वलाई में आएगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 104 ऑफ एच जी, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे जो ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आया उसका पार्शियल प्रेशर होगा, सबसे कम होगा 40 ऑफ एच जी, ठीक है। तो यहाँ से एल्वलाइज एंटर करेगा आपको पल्मोनरी वेल में। पल्मोनरी वेल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब एंटर करेगा तब क्या होगा, वो आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आएगा आपका सिस्टमिक आर्टरीज में। इसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 95 ऑफ एच जी होगा, और ऑक्सीजन और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, 40 ऑफ एच जी होगा, ठीक है। इसके बाद जब और थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, ठीक है, तो जो ब्लड क्या होगा आपका टिश्यूज में आएगा। टिश्यूज में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कैपेसिटी हो जाएगी 40 ऑफ एच जी, ठीक है। 40 ऑफ एच जी हो जाएगा यहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रेशर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आएगा ब्लड में। ब्लड में आएगा तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, 45 ऑफ एच जी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लड में जो यहाँ से टिश्यू से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आया, फर्दर यहाँ से बढ़ जाएगा 40 ऑफ एच जी हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर आएगा यही आपका 40 ऑफ एच जी लेफ्ट राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एल्वुलाई में आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आपका क्या यहाँ पे आगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 ऑफ एच जी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को पूरी एज इट इज बनाते हो तो आपका अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं वर्बली एक बार फिर समराइज करने की कोशिश करूंगा, मे भी आपको समझ में ना आएगा। सबसे पहले एयर क्या होगी, एंटर करेगी लंग्स में। लंग्स में क्या होगा कि इसका प्रेशर 104 ऑफ एच जी रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो एंटर करेगी हार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा तो उसमें क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 ऑफ एच जी हो जाएगा, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या रहेगा, 40 ऑफ एच जी, ठीक है। 40 ऑफ एच जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आएगा जो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या हो गया फिर वेन्स वेन्यूल्स, फिर उसके थ्रू आएगा आपके टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का प्रेशर 40 ऑफ एच जी हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होगा 45 ऑफ एच जी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसको और मिल गया, वापस लेके आएगा फिर से ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। तो उसका प्रेशर हो जाएगा 45 ऑफ एच जी। जब 45 ऑफ एच जी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो प्रेशर हो जाएगा वो 40 ऑफ एच जी हो जाएगा, ठीक है। जब 45 ऑफ एच जी कार्बन डाइऑक्साइड आपका आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स में क्या आएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरीज में आएगा। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका लंग्स के पास आएगा। लंग्स के पास आएगा तो आपको वहाँ से आज क्या हो जाएगा, एल्वुलाई में आएगा। तो 40 ऑफ एच जी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपका एल्वुलाई में आ जाएगा, और एल्वुलाई के बाद सीधे रिस्पायरेटरी पैथवे के थ्रू बाहर निकल आएगा, ठीक है। यही होता है आपका पार्शियल प्रेशर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें क्या, सॉरी, इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ सिंपल सॉल्यूशन 3% या 0.3 ml होता है 100 ml ऑक्सीजन में, नहीं 100 ml ऑफ ब्लड में होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 97% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का डिजॉल्व हीमोग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है 97% का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और 3% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक है। 3% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक है। और हम वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सर्कुलेशन डिसॉल्व हीमोग्लोबिन में केवल 7% होता है, और क्या कार्बोनिक एसिड में कुछ भी नहीं होता है, 0% होता है। और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है वो क्या होता है, 63% होता है। और कार्बीन
कार्बोअमीन कंपाउंड के रूप में 30% होता है सर्कुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम ऑक्सीजन की सर्कुलेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा कार्ब कॉम्बिनेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है 97%, ठीक है। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 7% केवल होता है, बाकी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें अगर तो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो क्या होता है, सिग्मोइड होता है। सिग्मोइड रहेगा तो सबसे अच्छा माना जाएगा। इसमें क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 104 mm ऑफ Hg होती है एल्वलाइन या लंग्स में, 100% सेचुरेशन होगा, तब उसमें क्या होगा 20 ml ऑक्सीजन होगी इन 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। और क्या होगा 40 mm ऑफ Hg जो टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है उसमें क्या होगा 75% सेचुरेशन होगी, और 15 ml ऑक्सीजन होगा इन 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब एफिनिटी डिक्रीज करेगी ऑक्सीजन की तो क्या होगा, एक कर्व आपका राइट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट होगा तो डिक्रीज हो जाएगी बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन से, और क्या होगा अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी तो अनलोडिंग कम हो जाएगी, ठीक है। अगर एफिनिटी अगर ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की तो एक्सपायरेटरी रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। अगर एफिनिटी कम होती है यानी कि कर्व जो राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो क्या होगा कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। इफेक्ट टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हायर होगा तो डिक्रीज एफिनिटी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। इसका कारण क्या है बताऊंगा मैं, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिक्रीज एफिनिटी होगी तो कर्व क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो जो है एफिनिटी इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि पेशेंट जो है आपका रिस्पायरेशन स्लोली करेगा, उसको धीरे धीरे करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सात सात चीज़ें हैं। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो पीएच भी क्या हो जाएगी, आपकी पीएच हो जाएगी लोअर हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा। लोअर का मतलब पता है क्या होता है, लोअर का मतलब होता है कि ज़्यादा नहीं, उसका लोअर का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और अगर पीएच हायर कहते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिक कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। अगर बेसिक कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी जो हो वो ज़्यादा हो जाएगी, तो जो कर्व है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर लोअर हो रहा है यानी कि एसिडिक कंडीशन हो रहा है तो क्या हो जाएगी, एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसको बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं। और क्या होगा, कर्व जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसमें अगर डाइफॉस्फोग्लिसरेट का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, एनएरोबिक प्रोसेस हो जाएगा आरबीसी में, ठीक है। और इसमें भी क्या क्या हो जाएगा, कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा। इसमें क्या होगा, हायर डाइफॉस्फोग्लिसरेट होगा तो क्या होगा, डिक्रीज एफिनिटी होगी। जब एफिनिटी डिक्रीज होगी तो कर्व क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। एंड इसमें और क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन अगर इंक्रीज करता है तब क्या होगा, आरबीसी मेटाबॉलिज्म होगा और फास्फोग्लिसरेट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और काजेस क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट कर जाएगा आपका डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। इसकी वजह से रिस्पायरेटरी रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब भी राइट साइड आपका डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट होता है तो क्या होगा, आपका रिस्पायरेटरी रेट जो होगा वो हमेशा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यही होता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आपका क्या होगा, कार्बोनेट आयन होगा, जिसमें क्या होगा, थ्रो कार्बोनिक एसिड इंक्रीज होगी, लीड टू द लोअर पीएच। लोअर पीएच होगा, आपको पीएच घटेगी तो एसिडिक कंडीशन इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा, एंड अनलोडिंग ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें कर्व जो होगा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इंक्रीज कर रही है। जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो उसमें क्या हो जाएगा आपका कि रिस्पायरेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जब रिस्पायरेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो अपने आप जो है रिस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगी। पर्सन जो है कंटिन्यूसली ब्रीथ आउट इन कंटिन्यूसली करने लगेगा। जब भी क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता है, अपने आप रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये रहा आपका कार्बन डिसोसिएशन कर्व। इसके बाद क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है कि जनरली जो
क्लोरीन आयन होता है वो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, बस उसी को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर आएगा आपका आरबीसी में आएगा, तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाएगा फर्दर जो आगे रिएक्ट करके एक कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में एंड बाइकार्बोनेट आयन में। जब बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से फर्दर डिफ्यूज होकर बाइकार्बोनेट आयन जो है बाहर आ जाएगा प्लाज्मा में। ठीक है, और यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन जो है आपका अंदर चला जाएगा आरबीसी में, इसकी वजह से इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। बाकी और कुछ नहीं होता है आपका क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, यही होता है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, कौन कौन सी कारण है जो रेगुलेट करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। ठीक है, सबसे पहले न्यूरल मैकेनिज्म आपको पता है, मेन कारण रिस्पायरेटरी सिस्टम को इंक्रीज करने का आपका न्यूरल मैकेनिज्म ही है। इसमें क्या होगा, मेडुलर रिस्पायरेशन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंस्पायरेटरी सेंटर होता है जो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप या रिदमिक रिस्पायरेटरी ब्रीदिंग भी बोलती है। ये क्या होता है आपका, इसमें फेनिक नर्व होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल नर्व होती है, मसल नहीं इंटरकोस्टल नर्व होती हैं, डायफ्राम होता है प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपायरेटरी सेंटर में क्या होता है, वेंट्रल एक्सपायरेशन ग्रुप बोलते हैं, फोर्ड एक्सपायरेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें भी क्या होगा, फेनिक नर्व होगी, इंटरकोस्टल नर्व होगी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पर एब्डोमिनल मसल्स होंगी। और क्या होगा इसमें, यूफीनिया क्या होता है, यूफीनिया नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीथ होती है जो 12 पर मिनट होती है, 12 to 16 पर मिनट होती है। ठीक है, एवरेज की बात करें। और ड्रग ओवरडोज की वजह से भी क्या होता है, कॉज सप्रेशन ऑफ द एक्सपायरेटरी सेंटर। ठीक है, इसकी वजह से एक्सपायरेटरी सेंटर जो है सप्रेस हो सकता है, बहुत सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, वैसे रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है आपका पोन्स में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप मैं आ ही गया आपका पोन्स। ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंटर जो पोन्स में होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जो स्लाइटली इनहिबिट करता है मेडुला को और काजेज करता है शॉर्टर एंड स्लोअर क्विक ब्रीथ को। ठीक है, नहीं तो कॉन्टिन्यूसली ब्रीदिंग बढ़ती जाएगी अपने आप। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एपनेस्टिक सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द मेडुला एंड कॉजेज द लॉन्गर डीपर एंड स्लोअर ब्रीथ। ठीक है, जो एपनोस्टिक सेंटर होता है वो क्या करता है, मेडुला को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, लॉन्गर डीपर एंड स्लोअर ब्रीथ पर्सन ले सकता है, जो हम क्या करते हैं जब सोते वक्त लेते हैं जो ब्रीथ। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं केमिकल मैकेनिज्म भी कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं आप रिस्पायरेटरी सिस्टम को। ठीक है, इसमें क्या होगा, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या होता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होगा जो लोकेटेड होगा मेडुला में। और क्या होगा, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होगा, क्या होगा, वो लार्ज वेसल्स ऑफ नेक में सिचुएटेड होता है। ठीक है, जो डायग्राम है थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, बच्चे समझने के लिए काफ़ी, आप इतना लिख दोगे काफ़ी रहेगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द केमिकल इफेक्ट का ओवरव्यू दे देते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, पीएच डिक्रीज करेगी, एसिडिक कंसिडर होगी, तब क्या होगा, आपका ब्रीदिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करती है, हाइड्रोजन आयन डिक्रीज करेगा, यानी कि बेसिक एल्कोलिसिस होगा, तब क्या होगा, ब्रीथिंग आपकी डिक्रीज हो जाएगी। फिर अगर हम क्या कहते हैं, स्लाइटली डिक्रीजेज इन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम हो रहा थोड़ा सा, क्या होगा, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर क्या होगा कि लार्ज डिक्रीज इन ऑक्सीजन हो रहा है तो इंक्रीज वेंटिलेशन हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, ब्रीदिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अगर पीएच डिक्रीज कर रही है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि आपके एसिडिक कंडीशन हो रही है, तो इसमें भी क्या होगा, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका पीएच जो इंक्रीज कर रही है, यानी कि बेसिसिटी हो रही है, तो क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग होगी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन नर्सिंग, इसका इम्प्लीकेशन क्या है नर्सिंग में। ठीक है, ये वैसे जरूरी नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर भी हमने इसको ऐड किया यहाँ पे। द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग बिकॉज इट हेल्प द नर्स provide effective care and the ensure patient safety, and nurse need to be aware of the respiratory system function and how to assess the respiratory disorder।
मतलब ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को असेस करने के लिए हमको रिस्पायरेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें हम तो द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स मेन फंक्शन is to supply oxygen to the body and remove the carbon dioxide, ठीक है। It also warm and moist the air we breathe in the protect the body from harmful particle and help produce the sound and स्मेल, ठीक है। इसमें क्या करता है कि इसका फंक्शन जो है ऑक्सीजन को अंदर तक ले जाना है, ठीक है, ऑक्सीजन टू ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से बाहर निकालना, और स्मेल को क्या करना है कि आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें असेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम। असेसमेंट के बारे में बात, नर्स असेस द पेशेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम टू इंश्योर दे कैन ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली विद द लिटिल एफर्ट, ठीक है। सबसे पहले जब भी पेशेंट एडमिट होता है सबसे पहले नर्स का काम होता है कि उसकी वाइटल साइन चेक करना। वाइटल साइन में सबसे पहला आता है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि सारी कुछ चीज़ें पेशेंट की उसी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर सही है या कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम एजुकेट करेंगे। अगर एजुकेशन देना होगा तो क्या करेंगे, नर्स एजुकेट पेशेंट अबाउट द रिस्पायरेटरी हेल्थ इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव मेजर्स एंड लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट एंड हाउ टू मैनेज रिस्पायरेटरी कंडीशन। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमको इसको पेशेंट को एजुकेशन देनी होती है, ठीक है। और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इसके बारे में भी बताना होता है। अगर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कैसे कोई है तो नर्स नीड टू अवेयर ऑफ द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर लाइक निमोनिया, COPD, अस्थमा एंड लंग कैंसर एंड हाउ टू असेस देयर सीवियरिटी। इस सब चीज़ों के बारे में जानना भी जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द रिस्पायरेटरी हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर जो रिस्पायरेटरी इम्पैक्ट पे हेल्प करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, respiratory health. Nurse must have to knowledge about the factor that can impact respiratory health, include allergy, chronic medical condition, family history and lifestyle factor, ठीक है। ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायर। से कम टाइम में आपको पूरी तरीके से फिजियोलॉजी समझाने की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, मैंने जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताई है बस वो फ्लो डायग्राम याद रखना, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी याद ना आ रहा हो, फ्लो डायग्राम बस याद रखना, वही लिख देना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फ्लो डायग्राम जब भी कहीं भी आपको दिखाई दे तो हमेशा अपने आंसर शीट में उसको इंक्लूड करना, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हमेशा वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।